डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नुसरत गुल और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज नीड फॉर ए न्यू अप्रोच टू एटॉमिक स्ट्रक्चर या क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। तो चूंकि हम लोग जो है ये देखना चाह रहे हैं कि हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटॉमिक ट्रीटमेंट के लिए क्यों जरूरत पड़ी, तो इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम देखें जो डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, किन किन साइंटिस्ट ने प्रपोज किए और उनको अबंडन क्यों करना पड़ा, उनको छोड़ना क्यों पड़ा। इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करेंगे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की, जो कि उन्होंने 1897 में दिया। ये जे थॉमसन है। तो व्हाट वाज हिज मॉडल? उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि ये जो एटम है ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर में जो हमारी पॉजिटिव चार्ज है इट इज स्मेयर, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन्होंने ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही दिया और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें एम्बेडेड है इस पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर में, और arrangement is such that the total positive charge is equal to the total negative charge, यानी कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो हमारे पास वाटरमेलन होता है उसमें हम देखते हैं, इसको हम समझ लीजिए लाल पोर्शन है और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप सीड समझ लीजिए, ये ऐसा ही मॉडल है। या एक आप केक ले लीजिए और केक में बीच में एम्बेडेड है हमारे प्लम्स या रेजन्स या व्हाटएवर, तो these are the negative charge और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है the rest is the positive charge, negative and positive charge are equal and the atom. So Rutherford conveniently explained the neutrality of the atom, मगर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि जो हमारे positive and negative charges हैं, there will be electrostatic force of attraction between the two, they will tend to neutralize each other and thus the atom won't be stable. तो इस वजह से हमें इस मॉडल को अबंडन करना पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स हैंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्स्टन 1911 में उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारे रदरफोर्ड हैं, गाइगर एंड मार्स्टन। तो इन्होंने किया क्या, व्हाट दे डिड, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स, रेडिएशन सोर्स रखा और ये अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड किए एक गोल्ड फॉइल पे। इस गोल्ड फॉइल को उन्होंने सराउंड किया इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से। तो इसकी ये रीजन ये था, यूटिलिटी इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन की ये है कि जब भी इस पे एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वी विल गेट अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं किस तरफ कैसे क्या जा रहे हैं। तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, जब उन्होंने बम्बार्ड किया इस गोल्ड फॉइल को, उनकी ऑब्जर्वेशंस की थी क्या थी, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, उनका कोई डिफ्लेक्शन, ज्यादातर पार्टिकल्स आप देख रहे हैं स्ट्रेट जा रहे हैं, कहीं कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है, बिल्कुल बहुत कम जो पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही कम ऐसा फ्रैक्शन है जो यहाँ स्ट्राइक करके बिल्कुल इसी रास्ते 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो रहा है। ये जो बाउंस बैक है ये आप समझ लीजिए कि अगर इफ यू हैव 20,000 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल वापस आ रहा है। तो ऑन दिस बेसिस व्हाट ही प्रपोज्ड, उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल फॉर दिया। उन्होंने कहा क्या कि ये जो हमारा एटम है इसके बीच एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। तो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट ही सेड। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको प्लैनेटरी मॉडल भी इसलिए कहा जाता है। और उन्होंने कहा चूंकि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट पास होते हैं तो इसका मतलब उनको कोई रेजिस्टेंस एनकाउंटर नहीं करनी पड़ती है, they don't have to counter any resistance। तो ज्यादातर जो हमारा एटम है ये खाली है, इट्स एम्प्टी। और दूसरी बात ये है कि चूंकि हमारे बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अगर ये डिफ्यूज होती है तो बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं electrons, these positive charged these alpha particles would be deflected, मगर बहुत कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्प्रेड नहीं है थ्रू आउट, तो हम इस वजह से हमारे बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और जो सेंटर है इसमें मतलब इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जो लार्जर एंगल्स पर डिफ्लेक्ट करते हैं एंगल वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मतलब इस एरिया में बहुत कम पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, तो बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि क्योंकि ये मैसिव न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो बहुत कम पार्टिकल्स हमारे बाउंस बैक हो जाते हैं। तो यही लिखा गया है कि as the alpha particles here near the positively charged nucleus, they are deflected at larger angles and they are bounced back as they hit the massive positively charged end. So he proposed nuclear model of atom. And what did it say? It said atom consists of a tiny, dense, positively charged nucleus which contains the entire positive charge and most of the mass of the atom. जो हमारा atom है इसका जो centrally located nucleus है इसमें पूरी की पूरी positive charge होती है, और जो mass होता है atom का it is mostly because of this nucleus, क्योंकि electrons बहुत ज़्यादा contribute नहीं करते हैं in the mass। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई वेलोसिटीज इन सर्कुलर पाथ्स। क्यों? क्योंकि जब ये सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन चूंकि ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सर्कुलर पाथ्स, ये काउंटर बैलेंस करते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ड्रॉबैक्स क्या थे? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्यों नहीं कर पाए स्टेबिलिटी एटम को, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया? मैक्सवेल एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी इमिट करते हैं। हमारे पास जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स है ये एनर्जी इमिट करते हैं। जब कोई चीज एनर्जी इमिट करेगी तो ऑब्वियसली इट विल लूज एनर्जी। और एटम के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट भी होगी स्टिल इट विल बी एक्सेलरेटेड, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन। तो जब ये रेडिएशन इमिट करे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब इस जो पाथ है इसका ये छोटा छोटा सर्कल बनता जाएगा, और एनर्जी कम हो गई, और छोटा पाथ और एनर्जी कम हो गई, और छोटा, एंड फाइनली ये स्पाइरल मोशन करते करते न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा। व्हाट डज दैट इन्फर? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि such an atom can never be stable. This atom is bound to collapse. ये atom collapse कर जाएगा। तो दूसरी चीज जो एक्सप्लेन, ये आप जहन में रख लीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये एक और चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। अगर ये एटम कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रेडिएशन दे रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए दैट शुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वी हैव गॉट डिस्क्रीट लाइंस, वी हैव गॉट अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, राइट? तो ये भी अबंडन करना पड़ा। कौन आ गए जी? बोहर। तो नील्स बोहर ने एक मॉडल प्रपोज किया, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ये कुछ खास ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनको कि हम स्टेशनरी स्टेट्स कहेंगे। और इन ऑर्बिट्स की ये खसूसियत है कि इन ऑर्बिट्स में चलते टाइम ये एनर्जी लूज नहीं करेगा, इट वोंट इमिट एनी रेडिएशंस। ठीक है? तो ये ऑर्बिट्स जिनमें ये रिवॉल्व करेगा, इनका इनमें जो खसूसियत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L है दैट शुड बी इक्वल टू NH/2 पाई। दैट मीन्स
एन का मतलब कोई भी इंटीजर 1 2 3 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 है, या तो 2h/2 है, या तो 3h/2 है, या तो 4h/2 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक और बात इन्होंने कही जो कि हमारे लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाती है। उन्होंने कहा कि जब ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो इट मे मेक ए ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन मे मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। अगर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एनर्जी लेवल ई आई से दूसरी एनर्जी लेवल ई आई हो गया, इनिशियल एनर्जी लेवल ई एफ हो गया, फाइनल एनर्जी, इस पे जंप किया तो इट विल लूज एनर्जी। और ये जो एनर्जी लॉस्ट होगी इन इन केस इट हैज जंप्ड फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि उसी केस में ई आई बड़ा होगा ई एफ से, अदरवाइज इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एनर्जी अगर ये स्मॉलर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ गया। तो गर्ज ये कि ये जो हमारा एनर्जी रिलीज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू। एंड व्हाट विल बी दिस न्यू? दिस विल बी द दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, दिस इज अ रदरफोर्ड। तो जब जो इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो ये एनर्जी जो ये रेडिएशन ये करेगा रिलीज, जो रेडिएशन एमिट करेगा इसकी एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। चलिए जी, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसके ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक था ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन जहां जहां थे जिन जिन एटम्स में, सिर्फ उनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाता था। इट कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। दूसरी बात ये थी कि अगर हम सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज करते, हम देखते थे कि जो स्पेक्ट्रा है इसमें बहुत फाइन लाइंस है, ये जो स्पेक्ट्रम की लाइंस है ना उनमें एक बहुत फाइन लाइंस है, तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये फाइन लाइंस क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारी जो लाइन है इट ब्रेक्स डाउन इनटू फाइन लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस स्पेक्ट्रल लाइन के ब्रेक होने को हम स्टार्क इफेक्ट करते हैं कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ब्रेक होने को हम जीमन इफेक्ट करते हैं। इन दोनों में से किसी इफेक्ट को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एक और चीज इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को लिया एज पार्टिकल, और ये चीज इनकंसिस्टेंट थी विद डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय ने क्या कहा था? वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थी जिससे हम ये कह सकते हैं नींव बुनियाद पड़ गई क्वांटम मैकेनिक्स की, जब जब इसने बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का ये एंगुलर मोमेंटम है, तो ही simultaneously predicted the position and momentum of electron. Is it possible? Not at all. So momentum and position of electron revolving around the nucleus were well defined, but according to Heisenberg uncertainty principle, it's impossible to measure simultaneously the position and momentum of the electron precisely. तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से अगर हम पोजीशन को प्रिसाइजली मेजर करते हैं तो जो मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम है उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। अगर मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर करते हैं तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। गर्ज है कि हम इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। ऐसा वक्त आया हमें ये पता चला कि हमें अनसर्टेनिटीज को छोड़ना पड़ेगा, और इसी की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स सामने आ। क्वांटम मैकेनिक्स कौन सा फील्ड है? इट टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटीज रादर देन सर्टेनिटीज, एंड ये जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस को, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर और ऑफ रेडिएशंस, मैटर एंड रेडिएशंस को एडवोकेट